नमस्कार दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो गया है और इसी सिलसिले में आज का ये हमारा जो वीडियो है कि इस भूमि सर्वेक्षण के अंदर आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण बिहार में बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और इसी भूमि सर्वेक्षण का मैं एक भाग हूँ। मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन मैं इस भूमि सर्वेक्षण में कार्य कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस भूमि सर्वेक्षण में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। देखिए, इस भूमि सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए हमारे पास दो प्रपत्र होता है। एक तो प्रपत्र 2 होता है और एक प्रपत्र 3.1 होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्रपत्र 2 स्वघोषणा का प्रपत्र है, जो रैयत द्वारा स्वामित्व उधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र होता है। और इसके बाद एक प्रपत्र 3.1 होता है, जो वंशावली का प्रपत्र होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रपत्र 2 किसको भरना है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रपत्र 2 भरना है और कौन से व्यक्ति होंगे जिनको प्रपत्र 3.1 भरना है। 3.1 मतलब वंशावली का प्रपत्र। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे प्रपत्र 2 को लेके। देखिए, YouTube पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करूंगा मैं कि वो सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूं एक वीडियो के अंदर। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्वे अभी आप नहीं कराते हैं तो आपसे बहुत मिस्टेक हो जाएगी, बहुत भूल हो जाएगी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा जो है राजस्व ग्राम। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए। राजस्व ग्राम के अंदर अब जो आपको भरना है, तो आप जिस मौजे में रह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी हटनी गांव के निवासी हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में भी हो सकता है, बगल के गांव घोघडिया में भी हो सकता है, बगल के गांव सीतामढ़ी में भी हो सकता है। इस तरह से आपका बहुत जगह ज़मीन हो सकता है। तो आपका ज़मीन जिस जगह पे है और जिस भी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, तो उसका उस ज़मीन जो जिस मौजा में रहेगा उस मौजा का नाम यहाँ पे होगा। मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में है, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हटनी। आप हिंदी और इंग्लिश कहीं किसी भी तरह से भर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब इस हटनी का थाना नंबर कितना है, तो वो थाना नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद हल्का नंबर। हल्का दोस्तों होता है कि 2-4 मौजा मिला के एक हल्का कर्मचारी बनता है, हल्का नंबर बनता है। तो अगर ये आपको पता हो तो आप भर दीजिए, नहीं पता हो तो छोड़ दीजिए। ऐसे केवाला या खतियान के अंदर ये हल्का नंबर मिल जाएगा आपको, थाना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हटनी मौजा जो है किस पुलिस थाना में आता है, अंचल क्या है, जिला क्या है, तो ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित है और जिनके नाम से ज़मीन है। ठीक है, जो केवालगी ज़मीन लिए हुए हैं उनके लिए प्रपत्र 2 है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आता है कि जो जीवित नहीं है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर होता है दोस्तों कि आप ये प्रपत्र 2 तो भरेंगे ही, साथ में प्रपत्र 3.1 जो मैंने आपको पहले दिखाया उसको भी भर के देना है, वंशावली का प्रपत्र, ताकि सर्वेयर को, कर्मचारी को समझ में आए कि आप जो हैं उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए आपको 3.1 प्रपत्र भरना होता है। तो आज हम मेनली बात करेंगे प्रपत्र 2 को भरने का तरीका। तो ऊपर का जो भी है ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला देखिए, पहला कॉलम के अंदर लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इस कॉलम को अगर आप समझ गए तो आपका आधा समस्या का हल हो जाता है। अक्सर लोग इसी कॉलम में गलत कर रहे हैं। देखिए, रैयत का नाम अगर आपके नाम से केवाला है तब तो फिर क्लियर है, आप ही रैयत हुए। ठीक है, तो आप इसमें एक करके आप अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है तो आपने राम कुमार लिख दिया, तो आप हो गए रैयत। तो यहाँ से तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, आपका केवालगी ज़मीन है और आप रैयत हो गए, आपके नाम से ज़मीन है। आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप अपने पिता का नाम डालेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे। उस केस में देखिए, आपका खतियान में आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा,
ठीक है। और अभी जो खाता खुलेगा मृत व्यक्ति के नाम से खाता तो खुलेगा नहीं, खुलेगा किसके नाम से, उसके वंशज के नाम से जो जीवित हैं। तो उस केस में इस फॉर्म को कैसे भरना है, उस केस में आपको करना क्या है कि जो मूल रैयत है, मूल रैयत मतलब जिसके नाम से खतियान पहले था, तो उस खतियान में जिसका नाम है, मान लीजिए राम कुमार है और आप उसके पोते हैं, तो इसमें अब और पोते हैं और पोते मान लीजिए कि वो उसके बेटे हुए, इनके 2 बेटे हुए और 2 बेटे के मान लीजिए फिर 2 बेटे हुए। तो इसमें आपको वंशावली नहीं दिखाना है, वंशावली का फॉर्म तो भरिएगा ही, इसमें बस अब अंश करके, ये हम बता रहे हैं खतियान वालों के लिए, तो अंश 1 लिखना है और अंश 1 में फिर पहले आप जो भी नाम है, मान लीजिए श्याम नाम है तो श्याम लिख देना है। फिर अंश 2, अगर 2 बेटे हैं तो अंश 2 लिखना है और जो भी उसका नाम है वो लिख दीजिए, मान लीजिए राम बालक तो राम बालक लिख दिए। तो इस तरह से जो है आपको ये रैयत का नाम भरना है। मतलब ये कि मूल रैयत कौन है और अभी फिर से खाता किन के नाम से खुलना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रैयत का नाम। साथ में आप पिता का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे पिता करके, पिता जो भी हैं इनके, उनका नाम आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या सब होता है, ग्राम, पोस्ट, अंचल, थाना, ठीक है, जिला, पिन कोड, इतना चीज़ आपको दोस्तों डाल देना। ठीक है। उसके बाद देखिए खाता खेसरा रकबा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही खेसरा होगा, बहुत सारे प्लॉट होंगे आपके पास, बहुत सारा खाता होगा, तो आपको हर एक खाता का खेसरा लिखना है और उसका रकबा लिखना है और उसी खेसरा का, उसी प्लॉट का चौहद्दी भी लिखना है। तो मान लीजिए आपके पास जो एक कोई ज़मीन है उसका खाता नंबर 72 है और वो खेसरा मान लीजिए खेसरा नंबर 132 है, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो रकबा है मान लीजिए वो 10 डिसमिल का है, यहाँ लिख दीजिए 10 डिसमिल। ठीक। उसके बाद देखिए अब जो मान लीजिए केवाला की ज़मीन होगी और बहुत पहले आप खरीदे होंगे, तो हो सकता है उसका चौहद्दी उस समय अलग हो और अभी चौहद्दी बदल गया हो, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट का चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी लिखना कैसे है, उत्तर में कौन है उसका नाम लीजिए, मान लीजिए इधर मोहन का है उत्तर में, तो मोहन लिख दिए। दक्षिण में कौन है वो लिखना है, पूरब में कौन है वो लिखना है, पश्चिम में कौन है, जिसका भी ज़मीन है वो चीज़ आपको दर्शा देना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको चौहद्दी समझ में आ गया। उसके बाद किस्म ज़मीन का, किस्म कहने का मतलब कि आपका जो ज़मीन है जिस पे आप दावा कर रहे हैं वो किस टाइप का है, आप उसमें खेती कर रहे हैं या आप उसमें बास कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ आपको दर्शा देना है। मान लीजिए वो खेती है तो धनहर लिख दिए, यानी कि साल में 2 से ज़्यादा फसल हो रहा है, धनहर हो जाएगा। अगर साल में एक ही फसल हो रहा है तो उसको लिख दीजिएगा भीट। अगर मान लीजिए बास कर रहे हैं तो बास, पड़ती है तो पड़ती, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद 8वां जो कॉलम है इसको आपको छोड़ देना है, अगर आप नहीं भर पाइएगा वो सर्वेयर जो अमीन होंगे, अमीन साहब वो भर देंगे। जमाबंदी संख्या ये आपको रसीद पे मिल जाएगा, ये याद रखिएगा कि आपको रसीद पे मिलेगा। अगर आप नया में ऑनलाइन रसीद कटवाए होंगे तो उसमें वर्तमान भाग लिखा हुआ होता है, तो वो वर्तमान भाग आपको अंकित कर देना है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद 10वां कॉलम देखिए, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार दान क्रय बंदोबस्त अन्य, मतलब कि आप इस जो ज़मीन यानी कि खाता 72 और खेसरा 132 का जो प्लॉट है उस पर किस आधार पे दावा कर रहे हैं, आपके पास इसका कौन सा साक्ष्य है, तो कौन सा साक्ष्य इसमें आपको भर देना है। अगर मान लीजिए आप केवाल की ज़मीन है तो यहाँ पे केवाला लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम है। और ये अभियुक्ति कॉलम है, अभियुक्ति उसके लिए होता है जिसके ज़मीन पे विवाद हो, कोर्ट केस चल रहा हो, विवादित ज़मीन वगैरह के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है कि विवादित है, कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट नंबर डालना होता है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो ये तो हो गया एक प्लॉट का। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5 प्लॉट है, तो अब क्या करेंगे, तो अब एक यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब दूसरा प्लॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 2 यहाँ लिख देना है और दूसरा प्लॉट मान लीजिए 85 नंबर खाता का है, 155 आपका खेसरा है, 15 डिसमिल है। ठीक है। फिर इसका आप चौहद्दी लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक फॉर्म के अंदर आपको 2 से 3 प्लॉट ही दर्शा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लॉट है तो आप इसी फॉर्म का जीरोक्स करवा लीजिए और जितना भी फॉर्म में हो साफ साफ भर के आपको देना है, ताकि इसका जो ऑनलाइन एंट्री हो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा
फॉर्म भरने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद स्थान है, तिथि है, और आप अपना सिग्नेचर अंगूठे के साथ दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये फॉर्म जब भी आप जमा कीजिएगा तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो देखिए, इसको फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर आप केवाला के आधार पर दावा कर रहे हैं तो केवाला की छाया प्रति इसके साथ लगा दीजिए। आप अपना आधार कार्ड का एक छाया प्रति लगा दीजिए, ठीक है। रसीद नया कट रहा है तो रसीद का भी आप छाया प्रति लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इसको जमा कीजिए किसी भी अमीन साहब के पास, आप अपने मौजा के जो अमीन होगा उनके पास, तो आप रिसीविंग के तौर पे आप ले लेंगे। रिसीविंग कैसे मिलेगा, तो इसी पेज का आप 2 प्रति करवाएंगे, 2 फोटोकॉपी करवाएंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आपको ये 1 प्रति आपको दे देंगे और 1 प्रति वो खुद रख लेंगे। तो ये प्रोसेस है ताकि आपको बाद में वो ना बोले कि आपने जमा नहीं किया है। तो ये आपका दायित्व है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। सब कुछ आपको अमीन साहब नहीं बताएंगे, ये सब चीज़ आप खुद देखिएगा। तो ये था हमारा प्रपत्र 2 को भरने का तरीका। अगर इसमें भी अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो में हम प्रपत्र 3.1 को समझाएंगे कि वंशावली का अगर प्रपत्र है तो उसको किस तरह से भरा जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल होगा ज़मीन को लेके आप लोगों के मन में, तो आप बेझिझक इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और वो प्रैक्टिकली दिया जाएगा। दोस्तों, हम जो है इसी में काम कार्यरत हैं बिहार के अंदर, भूमि सर्वेक्षण में, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे। तो कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिकल जानकारी है वो आपको बताऊं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो सके, क्योंकि ये सरकार का महत्वपूर्ण योजना है और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है दोस्तों। इस हालात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि प्रपत्र 2, प्रपत्र 3.1 इस सब को कैसे भरा जाए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्रपत्र 3.1 को भरने का सही तरीका क्या है। प्रपत्र 3.1 जो हमारा वंशावली का प्रपत्र होता है उसको किस तरह से भरा जाता है। अगर आपने प्रपत्र 2 कैसे भरते हैं वो चीज़ अभी तक आपने नहीं देखा, नहीं सीखा, तो जाके ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पे पहले से वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। कौन से केस में किस प्रपत्र को भरना है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले ही क्लियर कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रपत्र 3.1 जो हमारा होता है उसको किस तरह से भरा जाए। देखिए, जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रपत्र 3.1 जो है वंशावली का प्रपत्र है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने वंशावली पहले ही बना रखा है स्वप्रमाणित सादा पेपर पे। इसको क्या करना है, जैसे कि देखिए अंचल है। अब अंचल जो भी आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का जो नेम है ये आपको यहाँ पे लिख देना है, जिला यहाँ पे लिख देना है, जिला जो भी आपका है वो दोनों लिख देना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके का खतियानी ज़मीन है और आप अभी 3 भाई हैं और तीनों भाई संयुक्त खाता खुलवाना चाह रहे हैं, या 5 भाई भी हो सकते हैं, जितना भी हैं आप लोग, अगर संयुक्त खुलवाना चाह रहे हैं तो प्रपत्र 2 भी आपने एक साथ भरा होगा, एक ही फॉर्म पे सबका नाम लिखा होगा। तो आप यहाँ भी सबका नाम बारी बारी से लिखेंगे और अपने पिता का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, पहले तो ये समझिए कि वंशावली का प्रपत्र खतियानी ज़मीन है तभी आपको देना होगा, या नहीं तो पूर्वज के नाम से केवाला है तभी ये फॉर्म को भरना है, ठीक है। अगर आप अकेले मतलब कि अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं खतियानी ज़मीन के लिए, तो आप अपना नाम लिखिए। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, ठीक है, आप यहाँ पे सुरेश कुमार डाल दिए, ठीक है। अब आपके पिता का नाम महेश है, आपने यहाँ पे महेश यादव कुछ भी आप जो भी नाम रहेगा डाल दिए, ठीक है। तो ये इतना से आपका हो गया। अगर आप संयुक्त खुलवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका 2 भाई और है और संयुक्त खुलवाना चाहते हैं, तो दूसरे भाई का यहाँ पे नाम दीजिए, तीसरे भाई का दीजिए, पापा में यही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग खुलवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम खुद लिखिए, हो गया। दूसरा भाई जो भरेंगे वो अपना नाम लिखेंगे, तीसरा भाई भरेंगे तो वो भी अलग फॉर्म भर के देंगे, ठीक है। तो ये आप अकेले के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप निवासी कहाँ के हैं, यानी कि मौजा आपका कौन सा है, यहाँ पे मौजा भर दीजिए, यहाँ पे ग्राम भरिए, पुलिस थाना भरना है, अंचल भरना है, जिला भरना है, और आप किस जाति से हैं। तो ये सारा चीज़ हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ने भूमि, जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। मतलब क्या कि ये भूमि जो है, ये वंशावली का प्रपत्र जो है, आप उसी केस में भर रहे हैं जब आपका खतियानी ज़मीन है या पूर्वज के नाम से केवाला है।
तो वो जो केवाला है पूर्वज के नाम से या खतियान जो है पूर्वज के नाम से, वो किसके नाम से, ये यहाँ पे पूछ रहा है। स्वर्गीय आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। तो स्वर्गीय मतलब ये पूछ रहा है कि खतियानी रैयत कौन है। अगर वो आपके दादा हैं तो यहाँ पे स्वर्गीय लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका दादा का नाम हो जाएगा। अगर वो आपके परदादा हैं तो परदादा का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। या हो सकते हैं वो आपके पिताजी भी हों, अब पिताजी नहीं जीवित हैं, उनके नाम से खतियान है या केवाला है, तो यहाँ पे उसका नाम आपको दर्ज करना है। ठीक है, स्वर्गीय के आपके पास। अब उनके पिता का नाम क्या है। मान लीजिए कि जो भी आपका खतियानी रैयत था या केवालगी रैयत था, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम यहाँ पे अंकित कर देना है। ठीक है, उसके बाद उन ग्राम क्या है, उनका राजस्व ग्राम क्या है, अंचल क्या है, वो सारा चीज़। अब यहाँ पे जमाबंदी संख्या जो कि आपको रसीद पर होता है, रसीद का जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रविष्ट थे कि खतियान है या केवाला है, वो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद खाता संख्या क्या है, मान लीजिए खाता संख्या 42 है, खेसरा 520 है, वो लिख दिए। रकबा कितना है, 10 डिसमिल है, वो लिख दिए। ठीक है, उसके बाद लगान कितना लग रहा है, तो वो चीज़ अगर आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सारा चीज़ आपको प्रपत्र 3(1) में भर देना है। साथ ही यहाँ पे याचिकाकर्ता मतलब आपके नाम से खाता खुलेगा। आप अगर मान लीजिए सुरेश हैं तो यहाँ पे सुरेश का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रपत्र 3(1). इसके साथ एक छोटा सा फॉर्म ये भी है। तो अब देखिए इसको भरना कैसे है। तो वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल शेड्यूल जो आप बनाए होइएगा, तो शेड्यूल में आपने तो लिख दिया अलग अलग, अब उसी शेड्यूल को यहाँ पे इस पर चढ़ाना है। सेम टू सेम शेड्यूल को आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए, यानी तो प्रपत्र 2 जैसे आपने भरा, जो भी ज़मीन पे आपने दावा किया, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे कर देना है। अब जैसे कि मान लीजिए रैयत का नाम सुरेश, ठीक है, सुरेश जो भी है, पिता का नाम महेश, अस्थाई पता आपका जो है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, ठीक है, जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, जो भी है वो सारा चीज़ लिखना है। खाता खेसरा रकबा, मान लीजिए आपका 3 खाता में 10 रकबा में ज़मीन है, तो 3 खाता लिखेंगे। मान लीजिए 42, 45, 56, ये 3 को खाता हो गया। इसमें रकबा खेसरा अलग अलग होगा, रकबा अलग अलग होगा, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, इसमें नहीं हटेगा। 2 फॉर्म भरिए, 3 फॉर्म भरिए, 4 फॉर्म भरिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ साफ लिखना है। तो इस जो प्रपत्र है, ये जो हमारा फॉर्म है, इसमें आपको प्रपत्र 2 आपने जैसा भरा उसी तरह से इसको भी भर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जमाबंदी संख्या अगर आपने रसीद कटवाया होगा तो आप उसमें दिख जाएगा आपको, तो वो सारा चीज़ आपको भर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर से यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको वंशावली का प्रपत्र भरना है। वंशावली 3(1) का प्रपत्र इसी तरह से भरा जाता है। अब इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम वंशावली दे रहे हैं तो वंशावली का प्रपत्र क्यों भरे। देखिए, वंशावली आपने दिया, वहाँ पे वंश वृक्ष बना के दिया, ठीक है, लेकिन ये वंशावली का प्रपत्र है कि आप उसी के वंशज हैं और आप अलग दावा कर रहे हैं, यानी कि अलग आपका खाता खुलेगा। संयुक्त नहीं खुल रहा है, अलग खुल रहा है। संयुक्त खुलेगा तो यहाँ पे संयुक्त का नाम होगा। तो ये हमको वेरिफिकेशन के लिए ये वंशावली का प्रपत्र दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको शालीनता से भर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने प्रपत्र 2 किस तरह से भरना है वो अभी तक नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्रपत्र 2 भरना सीखिए। और एक चीज़ और है कि प्रपत्र 2 किसको भरना है, 3(1) किसको भरना है, ये हमने बहुत सारे वीडियो में क्लियर किया है। बट अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो हमने वीडियो पहले से ही डाल रखा है, तो उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम भी इस विशेष सर्वेक्षण का पार्ट हैं, आप हमको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली जवाब दूं। तो आशा करते हैं आपको प्रपत्र 3(1) भरना समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।